क्या आपको पता है कि 4 जुलाई 1776 को आजाद हुए अमेरिका को वर्ल्ड बैंक की कैलकुलेशन के हिसाब से साल 1979 में डेवलप्ड नेशन का टैग मिला। अगर अमेरिका के डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने के बीच का समय देखें तो अमेरिका को इस मुकाम तक पहुंचने में 200 साल लग गए। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की आजादी की 75th एनिवर्सरी पर देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक डेवलप्ड भारत का सपना देखा है। यानी कि एक डेवलप्ड नेशन बनने में जितना समय अमेरिका को लगा, उससे भी आधे समय में डेवलप्ड नेशन बनने का टारगेट मोदी जी ने रखा है। क्या ये पॉसिबल है? इसके बारे में हम आगे तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कोई देश कितना सक्षम है इस बात का पता इससे चलता है कि वो अपनी पड़ोसी देश के मुकाबले अलग अलग पैरामीटर्स पर कहां स्टैंड करता है। तो आज के आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग पैरामीटर्स पर भारत की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले कैसी है, और साथ ही जानेंगे कि क्या भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन भी पाएगा या नहीं। अलग अलग पैरामीटर्स पर भारत की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले कैसी है। 1947 के पार्टीशन के बाद भारत से एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और इसी साल दोनों ने अपनी आजादी की 75th एनिवर्सरी भी मनाई। कुछ सालों के बाद ही साल 1971 में एक लंबे संघर्ष के बाद पाकिस्तान के ईस्ट पार्ट से जन्म हुआ बांग्लादेश का। इन तीनों देशों में से किसी भी दो देशों के बीच खेल का मुकाबला होने पर वो दिन इन देश के लोगों के लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होता। खैर, स्पोर्ट्स की तो एक अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इससे भी ज्यादा मायने रखता है वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड। इसी बात को ध्यान रखते हुए आइए जानते हैं कि ये तीनों साउथ एशियन कंट्रीज अलग अलग पैरामीटर्स पर कहाँ स्टैंड करती है। किसी भी देश का लिविंग स्टैंडर्ड जानने के लिए सबसे जरूरी पैरामीटर है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या। तो भारत और पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो वो है 21.9% और बांग्लादेश का 24.3% है। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान में 100 लोगों में से 22 लोग और बांग्लादेश में 100 लोगों में से करीब 24 लोग सही से अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कोई देश सभी सेक्टर्स में कितना आगे होगा ये डिपेंड करता है वहाँ की एजुकेशन पर। तो साल 2020 के आंकड़ों के हिसाब से प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट बांग्लादेश में 120%, भारत में 100% और 2019 में ये पाकिस्तान में 95% था। अगर बात करें लिटरेसी रेट की तो पाकिस्तान इस मामले में अपनी पड़ोसी देश से काफी पीछे है, जहां लिटरेसी रेट 58% है, जबकि बांग्लादेश में 75% और भारत में 74.4% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1960 में भारत की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा से कम थी, लेकिन आज के समय में जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान की $1,537.9 और भारत की $2,277.4 है। लेकिन इस मामले में बांग्लादेश $2,503 की जीडीपी पर कैपिटा के साथ भारत से काफी आगे है। और बात करें केवल जीडीपी की तो भारत की $3.7 ट्रिलियन की जीडीपी बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुल जीडीपी के 4 गुना के बराबर है। किसी भी देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियां आना मतलब उस देश की ग्रोथ दिन दुगनी और रात चौगनी होना, और ये डिपेंड करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब किसी भी देश में कारोबार करने में आसानी। तो 2019 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में बिजनेस करना बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा आसान है। वहीं अगर सेविंग्स की बात करें तो 2021 तक इंडिया की सेविंग्स रेट 29.3%, बांग्लादेश की 25.4% और पाकिस्तान की 4.5% है। अब मैं जिन दो पैरामीटर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो पैरामीटर्स आज के टाइम में किसी भी देश के ग्रोथ में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जिनमें से पहला है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस और एयर पोल्यूशन। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इंडिया में 99% लोगों के पास है, वहीं बांग्लादेश में 96.2% और पाकिस्तान में 75.4% लोगों के पास है। लेकिन 2017 के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो एयर पोल्यूशन भारत और बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान में कम है, जो पाकिस्तान के हेल्थ एक्सपेंडिचर को कम करता है। तो ये थे कुछ पैरामीटर्स जिससे हमने ये देखा कि तीनों पड़ोसी देश अलग अलग फील्ड में अभी कहां स्टैंड करते हैं। अगर इन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से कंक्लूजन निकाला जाए तो भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से इकोनॉमिकली काफी ज्यादा आगे है, जिससे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा।
लेकिन अभी तक ये केवल एक प्रेडिक्शन ही है। तो अब जानते हैं कि क्या भारत 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। आज के समय में देखा जाए तो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज वेस्ट से है, और एक बात जो पुराने समय से डेवलप्ड कंट्रीज को आपस में जोड़ती है वो है उनके कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद और इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का इतिहास। और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि दूसरे देशों पर राज करने वाले देश कम कॉस्ट पर गुलाम देशों से रिसोर्सेज ले जाते थे और उनसे तैयार प्रोडक्ट्स को दूसरे बाजारों में हाई प्राइस में बेचते थे। इस तरीके से वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते ही चले गए। 2012 के वर्ल्ड बैंक के एक पेपर में इस बात का खुलासा हुआ कि जो देश एक समय तक दूसरे देशों के गुलाम थे वो अभी भी डेवलपमेंट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो देश गुलाम थे उनमें से ज्यादातर देशों की जीडीपी पर कैपिटा 27.6% से भी कम है। मेन इशू ये है कि राज करने वाले देशों का विकास गुलाम देशों के मुकाबले ज्यादा होता रहा, क्योंकि शुरुआत से ही गुलाम देशों को आगे बढ़ने से रोका गया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से इस बात पर विचार करें तो भारत की आज के समय में जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो वो ब्रिटेन की आज से 140 साल पहले 1882 में थी। तो अगर 2047 तक इंडिया को यूके के बराबर होना है तो उसे प्रति व्यक्ति आय को हर साल 15% से बढ़ाना होगा। इज दैट पॉसिबल? इसका पता तो हमें फ्यूचर में ही चलेगा कि इंडिया प्रति व्यक्ति आय को किस तरह से बढ़ा पाता है। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो केवल एक कंट्री ऐसी है जो कई सालों तक अंग्रेजों की गुलाम रही और आजाद भी भारत के बाद हुई, लेकिन आज उसकी ग्रोथ तेजी से हो रही है, और वो है चाइना। पिछले 25 सालों में चाइना की प्रति व्यक्ति आय सालाना 12% से बढ़ी है, जो सभी देशों में सबसे ज्यादा है। अगर चाइना की प्रति व्यक्ति आय की तुलना भारत से करें तो 1998 में ये भारत के कंपैरिजन में 2 गुना से थोड़ी कम थी, और आज ये लगभग भारत की प्रति व्यक्ति आय से 6 गुना है। यदि 2047 तक चाइना इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो वो 7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएस से आगे निकल जाएगा, जो कि पूरे दुनिया के लिए एक सरप्राइज होगा। लेकिन चाइना को कम्पीट करते हुए अगर भारत को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसे डेवलप्ड नेशन से सीख कर या तो कुछ अलग करना पड़ेगा या फिर उनके द्वारा किए गए कामों से कुछ स्पेशल पॉइंट्स को अपनाना पड़ेगा। जैसे यूएस ने फास्ट ग्रोथ की अपनी इकोनॉमी की डाइवर्सिटी की वजह से, यूरोप ने ट्रेड बैरियर्स हटाकर और जापान ने सरकार और बिजनेस के बीच ग्रोथ ड्रिवन कोऑपरेशन बनाकर। 2022 के हिसाब से भारत की पर कैपिटा इनकम $2,500 से अधिक है, लेकिन ये पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश और केन्या जैसे देशों के करीब है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 25 सालों से इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी सालाना 7% से अधिक की रेट से ग्रो कर रही है। तो आइए अब एक बार के लिए हम G7 डेवलप्ड कंट्री जो इकोनॉमिकली और सोशली स्टेबल है को लेकर 3 सिनेरियोस से देखें। तो अगर भारत को 2047 तक G7 कंट्रीज की एवरेज इनकम यानी $50,000 तक पहुंचना है तो भारत को पर कैपिटा इनकम हर साल करीब 13% की रेट से बढ़ानी होगी। अगर इंडिया का टारगेट G7 में सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम $76,000 जो कि यूएस की है तक पहुंचना है तो भारत को पर कैपिटा इनकम 15% सालाना बढ़ाने की जरूरत है। मान लीजिए कि इंडिया की ग्रोथ कम स्पीड से हो रही है तो G7 देशों में सबसे कम पर कैपिटा इनकम $35,000 वाले देश इटली के बराबर पहुंचना है तो भारत को 11% की दर से इसे बढ़ाना होगा। वैसे तो इन आंकड़ों तक पहुंचना एक बार के लिए इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन आजादी के 50 सालों में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अगर वैसी ही टैक्टिक्स अपनाई जाए तो इन आंकड़ों तक पहुंचना पॉसिबल है। जैसे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा इकोनॉमिकल चेंज देखा जाए तो वो था 1990 का लिबरलाइजेशन, जिसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले भी भारत के इतिहास में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए थे जहां से पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई है। जैसे कि 1960 की हरित क्रांति के बाद पर कैपिटा इनकम 3% से बढ़कर 1970 के दशक में 7% हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, आने वाले 25 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ आज की तुलना में आधी होने का अनुमान है। जैसे जैसे पॉपुलेशन स्टेबल होती है जीडीपी बढ़ती रहती है और प्रति व्यक्ति आय जीडीपी के करीब होती जाती है। अब जरूरत है तो वो है एक इकोनॉमिकल मिरेकल की जो भारत को डेवलप्ड नेशन की लीग में शामिल कर दे। और हाँ,
पॉपुलेशन ग्रोथ वाले प्रोजेक्शन के हिसाब से तो लगता है कि भारत 2047 तक मोदी जी का डेवलप्ड नेशन का सपना पूरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर कर दें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें।